Good evening and happy Dhanteras. Friends, once again, I'm just here for you. We had already 4 lectures of jurisprudence. This is the 5th one, and today we'll talk about the contents of jurisprudence. In the past lectures, we had learnt about the general definition of the jurisprudence. We had learned something what Bentham has said about jurisprudence. We had learned different definitions of the jurist and their views about the jurisprudence. Brief history of the jurisprudence. Now, today the topic is concept of the jurisprudence. See, there are various and divergent views about content of jurisprudence, but generally it is accepted that there are 3 sources of jurisprudence. The first one is the first one is itself a source. The second one is a legal concept, and the third one is legal theory. Constitute the main promises of the jurisprudence. See, जो प्रेमिसेस ऑफ जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके लिए ये तीनों टर्म जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जूरिस्प्रूडेंस टू कॉन्स्टिट्यूट द प्रेमिसेस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स स्टडी. लेट्स डिस्कस फर्स्ट द सोर्स. व्हाट आर द सोर्स एंड हाउ वी डिस्क्राइब इट. दिस इज a true fact that basic feature of a legal system are mainly to be found in its authoritative sources. जब भी हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे जो इसका मेन सोर्स है ऑफ लीगल सिस्टम, इट कम्स फ्रॉम सम अथॉरिटी. अगर अथॉरिटी नहीं है तो वहां पर जो लीगल सिस्टम को डेवलप करने की बात जो है वो हो ही नहीं सकती. अगर हम इंडिया की बात करें तो वी हैड लेजिस्लेचर, जहां से के सोर्स है वो वहां से अथॉरिटी आती है और उस अथॉरिटी वो जो कह देते हैं वहां से वो पास हो गया जाता है और लॉ बन जाता है और वो लॉ सबके ऊपर बाउंडेड होता है, बाउंडिंग होता है. एंड नेचर एंड वर्किंग ऑफ लीगल अथॉरिटी बिहाइंड दीज सोर्सेज. ये जो अथॉरिटी है इसके साथ में नेचर क्या है इसकी और इसका जो लीगल अथॉरिटी जो है और जो सोर्स क्या है वो ही मेन चीज है, वही बाइंडिंग होती है. और इसी हेड में इसके 7 चीजें जो है इसके अंदर 7 इसके कंटेंट्स अलग अलग बताए गए हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज जो है वो लीगल हो सकती हैं, लीगल कंसेप्ट्स के लिए, जूरिस्प्रूडेंस के लिए. द नंबर 1 इज द कस्टम्स. नंबर 2 इज द लेजिस्लेशन. Number 3 is the precedent. Number 4 is the pros and cons of the codification. Method of judicial interpretation. Reasoning behind the judicial decisions. Inquiry into the administration of justice are included for study. ये 7 चीजें जो हैं These are the sources of jurisprudence. ये माना गया है कि अगर ये 7 चीजों के अलावा जो है इनको शामिल किए बिना जो है आप jurisprudence की सोर्स जो है उसको नहीं समझ सकते हैं. मैं आपको फिर बता दूं कि सबसे पहले कस्टम्स की बात आती है कि हर जगह पर, हर मुल्क में, दुनिया में आप कहीं पे भी चल जाएं, दे हैड देयर कस्टम्स. ये आजादी से पहले की अगर बात करें तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने इस लॉ को बनाना शुरू किया था, उन्होंने इसको कोडिफाइड करना शुरू किया था, लिखना शुरू किया था. उससे पहले हमारे यहाँ पर जो कस्टम्स थे उन कस्टम्स के तहत जो है अच्छाइयां होती थी, बुराइयां होती थी, राजा होते थे, महाराजा होते थे, वो ही उनकी अथॉरिटी होती थी और वो कस्टम्स के आधार पे ही उन्होंने अपने लॉ बनाए हुए थे और उन्हीं के आधार पे उनकी सजाएं भी होती थी. द सेकेंड इज लेजिस्लेचर, जो हमारे यहाँ पर है अब आज के मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में तो लेजिस्लेचर ही है. थर्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. देखिए आज के दौर में अगर आप किसी भी कोर्ट के मसलन हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डिसीजंस आप पढ़ेंगे तो दे ऑलवेज गिव द रेफरेंसेस ऑफ द पास्ट केसेस. वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं या कोई भी डिसीजन लिखते हैं
रूलिंग लिखते हैं तो उसमें वो हमेशा अपनी रीजनिंग देते हैं, अपने डिसीजंस के कारण बताते हैं कि हमने फला 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 पुराने जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे ये चीज ली है और इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इट इज द सोर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद में प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कोडिफिकेशंस, इसके जो फायदे नुकसान है वो भी ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक सोर्स है। वो देखा जाता है यार हमने ये बनाया था, इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, अगर हमें इससे फायदा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो इसको बदल दो। सेकेंड इज फिफ्थ इज द मेथड ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जूरिस्ट बैठे हुए हैं, जो जज बैठे हुए हैं, वो उसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं। इट इज द सोर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ। रीजनिंग बिहाइंड दैट, ये भी एक सोर्स है। रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजंस, वो जो एक निर्णय ले रहे हैं जो किसी के राइट से ताल्लुक रखता है, किसी की जिंदगी से ताल्लुक रखता है, किसी की और किसी परेशानी से ताल्लुक रखता है, उसके पीछे जो उन्होंने एक डिसीजन लिया है, वो सिंगल जज बेंच हो या 3 जज बेंच हो या डबल बेंच हो या जो भी इसके जितने भी जज शामिल हो, लेकिन वो अपनी रीजनिंग जरूर देते हैं। वो मेजोरिटी डिसीजन हो या माइनॉरिटी डिसीजन हो, वो भी अपना रीजन देते हैं। रीजनिंग इज मस्ट, और वो दी जाती है। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो। इंक्वायरी इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके अंदर उनकी इंक्वायरी जो है, इट इज द सोर्स ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर जस्टिस ही नहीं हो पा रहा है तो वो जो हमने लॉ बनाए हैं या जिन लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं या जो हमने अडॉप्ट किए हैं, दोज आर यूजलेस। These are the sources included for the study of jurisprudence. Next comes the second is the legal concept behind. This is also the source of jurisprudence. Another area which is concerned with jurisprudence is the analysis of legal concepts. जो भी legal concepts we had adopted or anywhere in the world, it had been adopted for the judicial system or for the legislature. There has to be analysis for those legal concepts such as rights. हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरे मुल्कों में भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे यहाँ पर भी हैं। There has to be analysis of these legal concepts: rights, property, ownership, possession, obligation, negligency, लीगल पर्सनैलिटी, लीगल ये सब चीजें। देखिए अभी स्टार्टिंग है, जो मैं बात कर रहा हूँ ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है बात। तकरीबन ये जितना भी इस वक्त में हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ज्यादातर है। तो ये जो जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं फंडामेंटल राइट्स, तो अभी आप आई होप इन द थर्ड लेक्चर ऑफ द जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें आएंगे, तो थर्ड और इन फोर्थ लेक्चर विल स्टार्ट रीडिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो है, जो पहले हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट था, अब वो लीगल राइट हो गया है। उसके बाद में आपका जो ओनरशिप है वो क्या है, पोजीशन क्या है, एंड नेग्लिजेंसी क्या होती है, एंड लीगल पर्सनैलिटी क्या है। दीज ऑल थिंग्स वी विल लर्न slowly in the next what you say semesters. जबकि ये सारे कंसेप्ट जो है आम तौर से बराबरी के साथ पढ़ाए जाते हैं और इनका सबको हम अध्ययन करेंगे। हर सेमेस्टर में 4-5 हमारे जो हैं वो सब सब्जेक्ट होंगे और वो बदलते रहेंगे। एंड द थर्ड सोर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लीगल थ्योरी। sources or forces operating behind them, the legal concepts भी एक अहम हिस्सा है जो jurisprudence के लिए काम करते हैं। sources, forces operating behind them, जो सोर्स हैं उन सोर्सेज के पीछे जो फोर्सेज हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो उस वक्त के लॉ को शेप दे रही हैं, वो जो सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं। फॉर वी हैव टू स्टडी दोज फोर्सेस एज लीगल थ्योरी।
और वो जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लीगल थ्योरी इज कंसर्न विद एज लॉ इट इज। लीगल थ्योरी जो है वो लॉ जैसा है उसके बारे में कंसर्न करता है, और एज इट एग्जिस्ट, जैसा वो एग्जिस्ट करता है, एंड फंक्शन इन द सोसाइटी, और उसका जो सोसाइटी के अंदर फंक्शंस हैं उसके ऊपर जो है वो उसका एम्फेसिस होता है। द मैनर इन विच लॉ इज क्रिएटेड, ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल ओपिनियन जो है वो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बहुत काम करता है। इसका मतलब यह है कि लीगल थ्योरी सीक्स टू कोरिलेट लॉ विद अदर डिसिप्लिन्स। वो अदर डिसिप्लिन्स क्या है? द लीगल थ्योरी वांट टू कोरिलेट विद अदर डिसिप्लिन्स, एंड दोज अदर डिसिप्लिन्स आर रिलीजन, फिलॉसफी, इथिक्स, पॉलिटिक्स। ये सारी चीजें जो हैं जो लॉ बन रहा है या जो लॉ शेप ले रहा है उसके ऊपर असर डालती हैं। तो ये जो लीगल थ्योरी है इन सब चीजों को कंसीडर करता है और इनको कोरिलेट करता है लॉ को इनके साथ में। सो व्हेन वी आर एनालाइजिंग लीगल कंसेप्ट्स एंड लॉ, वी शुड ऑलवेज कंसीडर सोशल डेवलपमेंट, changing economical conditions, and political attitudes. This last thing, the political attitude, the changing economy, these are the factors when we analyze the legal theories and legal concepts of the jurisprudence. देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ पर जीएसटी, अब जीएसटी में जैसे ही कोरोना वाले मामला शुरू हुए हैं, लोगों के गवर्नमेंट ने कहा कि दुकानें बंद कर दीजिए, व्यापार बंद कर दीजिए, आप ट्रेन्स बंद हो गई हैं, बसेस बंद हो गई, ऑल द फ्लाइट्स वर ग्राउंडेड। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है, हमने सब कुछ किया है, तो अभी आप जो है जीएसटी थोड़े दिन के लिए रोक दो, थोड़े दिन में दे देना। जो लोन्स थे उन लोन्स को जो है वो आगे बढ़ा दिया गया। इसी तरह जो किसानों के कर्ज थे उनको जो है आगे बढ़ा दिया गया। तो दीज वर द फैक्टर्स राइट नाउ which are having influence on the periphery and the social conditions of the country. तो वो कंसीडर करते हुए सरकार ने फौरन डिसीजंस ले लिए, और जो भी कोरोना से संबंधित उन्होंने नियम बनाए थे उनके ऊपर इन सब चीजों का ख्याल किया गया। और ये जो उससे पहले बन चुके थे उनको भी फॉर टाइम बीइंग उनको स्टॉप किया गया, इनको नए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और उसका जो थोड़ा बेनिफिट जो है वो लोगों को दिया गया। तो ये जो है जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इन्हीं सब चीजों की बात करता है कि लॉ जो डेवलप हो रहा है वो कैसा है, कैसा था या कैसा होगा। एंड एज आई टोल्ड यू, लाइक कंसीडरिंग दीज थिंग्स, सोशल डेवलपमेंट, changing economy, and political attitude. Political attitude is very important for the jurisprudence. देखें जब से हमारे यहाँ पे 5-7 साल से बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती जा रही हैं। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, जिसे कांग्रेस की गवर्नमेंट कहते हैं, तो अलग तरह के, हालांकि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो वही है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे लॉज जो हैं वो हमारे यहाँ पे अनगिनत थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको सबको कंसोलिडेट कर दिया, एक जगह पे कर दिया। तो ये पॉलिटिकल विल जो है और पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है ये बहुत ज्यादा जो है असरदार होता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरीज। दोस्तों अब इसके बाद में एक चीज है इंटरप्रिटेटिव जूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप यू विल स्टडी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन द 6th सेमेस्टर। जो लोग चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी यही होगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है, और वहां पे अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रोनाल्ड डॉकिन जो थे, जो लॉ एंड एजुकेशन के बहुत ज्यादा क्रिटिक्स थे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनका बस एक ही तरफ चलते हैं वो लोग, कि वहां पर मतलब कमांड ऑफ द सॉवरन एंड सैंक्शंस। वो कहते हैं बस जो लिख दिया वही है,
उससे इधर ना उधर। लेकिन ये जो रोनाल्ड थे, इन्होंने कहा कि नहीं यार, ये मामला जो है ठीक नहीं है। उनका मानना ये था कि द प्रिवेलिंग कंडीशंस में जो भी बेस्ट इंटरप्रिटेशन हो वो करनी चाहिए और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका जो मकसद है लॉ को बनाने का, या यू वांट टू प्रिवेल लॉ, वो फेल हो जाता है। और उन्होंने ये बताया कि द जजेस most of the time always considers these conditions when they are deciding the cases. He says law should be interpreted in its fullest form against positivism, which says and restrict it to what law is. उन्होंने कहा ये जो मामला है ये ठीक नहीं है। लॉ को जो है इसके जो फुलेस्ट इसका इंटरप्रिटेशन है वो होना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जो पॉजिटिविज्म वाले थे वो उनका मानना ये था कि बस लॉ इज जैसा है, एक एक शब्द जो है उसके अंदर जहां कुछ लिख दिया गया वो वैसा ही होगा तो ठीक है, और नहीं तो मामला खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, एंड ही डिस्कार्ड दिस थ्योरी व्हाट द लॉ वाज एंड व्हाट इट टू ऑट टू बी। उन्होंने कहा ये दो चीजें कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि ये पहले क्या था और ये आगे क्या हो सकता है इन फ्यूचर। और इसके अलावा इसको मैं बता रहा हूं कि रिवर्स भी हम देख सकते हैं कि बहुत सी दफा ऐसा होता है कि लॉ लिखा गया, अब हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, 50 साल पहले 70 साल पहले लिखने वालों ने लिख दिया। 70 साल की कंडीशंस में और आज की कंडीशंस में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो बहुत सारी कंडीशंस उस जमाने में थी ही नहीं जो आज हैं। तो आज जो जूरिस्ट हैं, जो जजेस हैं, जो बैठे हुए हैं, जब वो फैसला लेंगे तो दे हैड टू इंटरप्रेट द लॉ अकॉर्डिंग टू द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस इन द कंट्री। वो 70 साल पहले वाली सिचुएशन के आधार पर फैसले नहीं ले सकते। यही इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आपको उसकी व्याख्या आज के परिप्रेक्ष्य में, क्या आप हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप लॉ ही बदलते रहेंगे, नहीं। यू हैव टू इंटरप्रिटेट लॉ अकॉर्डिंग टू द सोशल कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल कंडीशंस। ये खास बात है। उनका कहना था कि सॉवरन जो है ना, उसने जो कुछ कह दिया बस वही हो गया, ऐसा नहीं है। सॉवरन ने जो कुछ कहा था वो उस वक्त के हिसाब से कहा था, और आजकल की सिचुएशन में चीजें बदल गई हैं, तो आपको जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो आज के हिसाब से करना है, ना कि अब से 70 साल पहले के हिसाब से करना है। एंड दिस assertion ऑफ रोनाल्ड रिगार्डिंग द नीड टू गिव अ थॉट and wider interpretation to the law holds true, particularly when the courts are deciding the cases। ये भी हमने बात की थी कि जब आज के डेट में वो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, तो कोर्ट इसको डिसाइड करते हुए किसी भी केस को इस बात का बहुत ख्याल रखता है। when the courts are dealing cases like awarding death penalty, juvenile justice or releasing an offender on probation, तो ये जो चीजें हैं इनको जो है वो हमेशा कंसिडरेशन में लेते हैं। एक बहुत मजेदार केस हुआ है, आप इसकी जो है कहीं इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। देखें, हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन को आप समझे क्या चीज होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो कहता है विच गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहां पर बात सिर्फ इतनी हुई है कि ये आपकी लाइफ और लिबर्टी दोनों को प्रोटेक्ट करता है, एक्सेप्ट द प्रोसीजर ऑफ स्टैब्लिश्ड लॉ। जहां पे स्टैब्लिश्ड लॉ जो है, आपको कहीं पे अगर रिस्ट्रिक्शंस लॉ ने लगाई हैं उसकी बात तो अलग है, इसके अलावा वो आपकी लाइफ और लिबर्टी की जो है वो प्रोटेक्शन करता है। ये आर्टिकल 21 की बात है। तो अगर इसको देखा जाए तो बस सिंपल सी बात है, लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन एक केस मैंने आपको बताया, बाबा रामदेव का केस ये हुआ था।
तो इन 2012 में, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू साउंड स्लीप, उन्होंने कहा था ये राइट टू साउंड स्लीप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। और उन्होंने दे हैड गिवन द एग्जॉस्टिव इंटरप्रिटेशन टू द लॉ एंड द आर्टिकल 21 एंड इवन इंक्लूडेड राइट टू साउंड स्लीप एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ये इंटरप्रिटेशन का मतलब है, नहीं तो अब से 70 साल पहले वाले उन्होंने तो सिर्फ लाइफ लिख के छोड़ दिया था और वहां पे लिबर्टी लिख के छोड़ दिया था। लेकिन लाइफ और लिबर्टी में क्या क्या आता है अब दी, तो अब आप अगर पढ़ेंगे तो लिबर्टी में बहुत सारी चीजें आती हैं और लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं। एनवायरमेंट जो है वो भी जो है राइट टू लाइफ के अंदर आ गया है, सफाई जो है वो भी इसके अंदर आ गई है, दुनिया भर की चीजें हैं जो कोर्ट ने इंटरप्रेट इसको वक्त अलग अलग टाइम पे किया है। तो वंस यू विल गो थ्रू द बुक यू विल लर्न इट। नाउ अभी हमने पिछले उसमें एक बात की थी, बहुत हम ब्रीफली इसको टच करके निकल गए थे। जूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये डेफिनेशन आई थी कि ये जो है गालिबन ये सैलमन ने कहा था कि जो है लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। अब इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट कर देते हैं। एक जूरिस्ट हुए हैं जिनका नाम था जूलियस स्टोन। अकॉर्डिंग टू जूलियस स्टोन, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस शुड बी इंटीग्रेटिव एंड सिंथेटिक एज ऑल्सो purposive, keeping in view the need of humanistic justice through human and just law। उन्होंने कहा कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये इंटीग्रेटिव होना चाहिए, सिंथेटिक होना चाहिए, समन्वय के साथ में होना चाहिए, एंड ऑल्सो पर्पसिव होना चाहिए। इसके साथ में पर्पस होना चाहिए, बिना पर्पस के जो है वो मामला नहीं चलेगा। He therefore firmly believed that jurisprudence is lawyer's extra version। अब ये यहाँ पे lawyer's extra version हम बार बार बात कर रहे हैं, इसको ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ये क्या है। It is the lawyer's examination of precepts नियम को कहते हैं, नियम, and techniques of law in the light of derived from present knowledge in disciplines other than law। ये जो है सिर्फ लॉ की बात नहीं है, उसने कहा कि जो नॉलेज अदर देन लॉ दूसरी डिसिप्लिन हैं वहां से भी उसको जो है बहुत सारी चीजों को लेना पड़ेगा जूरिस्प्रूडेंस के लिए और दूसरी टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर एग्जामिनेशन। जूरिस्प्रूडेंस एज हैविंग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग लॉ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी। उन्होंने कहा ये जो है इसमें अनलिमिटेड जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये चेंज होता रहता है, ये एक जैसा नहीं रह सकता है। एंड कंटेम्परेरी नॉलेज एक्सप्लोजन, कंटेम्परेरी का मतलब होता है एक ही समय में, एक ही साथ। द लॉ देयरफॉर हैज टू बी स्टडीड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटायर फील्ड ऑफ सोशल साइंस। उन्होंने कहा सोशल साइंस की तरह भी इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ब्लाइंड adherence to the letter of law, adopting a narrow approach would not serve the purpose of society as it requires readiness for adaptation to new problem that confronts society। उन्होंने कहा जो समय के साथ साथ सोसाइटी में नई नई समस्याएं आती रहती हैं, आपको उसको बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा और उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपने उनको अडॉप्ट नहीं किया तो आपका जूरिस्प्रूडेंस जो है वो किसी काम का नहीं होगा, आपका लॉ किसी काम का नहीं होगा, इट विल बी ए फेल्ड स्टेट। द लॉ एम्बॉडीज द स्टोरी ऑफ नेशंस डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक नरेशन है, लाइन है कि ये जो लॉ आपने लिया हुआ है या जो आपने लॉ इनेक्ट किया है या जो लॉ आप फॉलो कर रहे हैं, ये किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट की स्टोरी जो है उसका नरेशन है, उसकी बात को बताता है थ्रू मैनी सेंचुरीज एंड इट कैन नॉट बी डेल्ट विद एज इट कंटेन ओनली द एक्सियम्स एंड द कोरोलरीज ऑफ ए मैथमेटिक बुक्स। उन्होंने कहा जब
जैसे गणित की किताब के अंदर जो है पहले से सिद्ध की हुई चीजें होती हैं कि हैंस इट इज प्रूव्ड, ऐसा मामला नहीं चलेगा। और ये सदियों से जो है जो राष्ट्र हुए हैं उनकी जो कामयाबी है, उनका जो डेवलपमेंट है, उसकी स्टोरीज को जो है लॉ जो है वो बताता है, और वो जूरिस्प्रूडेंस की साइंस जो है उसके थ्रू ये बताता है। इन ऑर्डर टू नो दैट व्हाट लॉ इज, फिर वही बात आती है कि लॉ क्या है। इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट इट हैज बीन, ये पहले क्या रह चुका है, एंड व्हाट इट इंटेंड्स टू बिकम, और ये भविष्य में क्या होगा। वी मस्ट अल्टरनेटिवली कंसीडर हिस्ट्री एंड अदर एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ लेजिस्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ओलिवर ने कही थी कि लॉ अभी क्या है, लॉ इससे पहले क्या था, और भविष्य में क्या होगा। आपको ये सब चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप जो है एक सही लॉ को बना पाएंगे, अपने लोगों को एक सही कानूनी प्रक्रिया दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। He observed that judges and lawyers can discharge their respective roles only when they have acquired sufficient knowledge। उनका जज और लायर ये जब तक सही रोल अदा ही नहीं कर सकते जब तक उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज, मेथोडोलॉजी एंड इंटरप्रिटेटिव स्किल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप वो जो 50 साल पहले वाला लॉ है उसी में उलझे रहेंगे और उसी को समझते रहेंगे। आज के जो हालात हैं उनके अंदर आप उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इंटरप्रिटेटिव स्किल्स इन सोशल साइंस फ्रॉम विच लॉ ड्राइव्स इट्स सोर्स एंड वैलिडिटी। हमने बात की थी वहां पे सोर्सेज की, उसमें ये था कि कंसेप्ट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमने बात की थी। एक तो सोर्स हमें पढ़ना होता है, एक हमने उसकी जो है बात की थी लीगल थ्योरीज की बात की थी हमने कि लीगल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इट, एंड लीगल कंसेप्ट्स की बात की थी हमने कि लीगल कंसेप्ट जो है वो जरूरी है। तो ये यहां पर उन्होंने फिर से एक दफा इस चीज को कंफर्म किया कि सोशल साइंस फ्रॉम विच लॉ ड्राइव्स इट्स सोर्सेज एंड वैलिडिटी, ये हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को जय हिंद बोलता हूँ। अब मेरा मोबाइल नंबर 9312099246, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9873738444 है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे इस चैनल को सुने, आप इस क्लास की स्टडी करें, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके सवालात हैं आप मुझे बिला झिझक भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वक्त रहते आपके सवालों का जवाब दिया जाए। धन्यवाद।